सभी को गुड मॉर्निंग मेरे और CW गिरिनंदन क्लासेस के तरफ से। तो आज का टॉपिक है एनसीए सीटेट के लिए क्यों जरूरी है। आज हम उसके बारे में बताएंगे। इसको नहीं पढ़ेंगे तो समझिए सीटेट आपका निकालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। समझ सकते हैं आप कि एनसीए के बिना हम लोग का जीवन क्या है, अधूरा है। और सीटेट में इसका कितना नंबर का पूछा जाता है मार्क्स, वो भी हम बताएंगे। तो आइए आज टॉपिक है एनसीएफ के बारे में। आज एनसीएफ जानेंगे। अगर सीटेट पास करना है तो एनसीएफ आप लोग का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं एनसीएफ 2005। तो आइए जब एनसीएफ के बारे में जानेंगे कि एनसीएफ क्या होता है। एनसीएफ यहाँ पे बात किया जा रहा है एनसीएफ 2005 के बारे में। तो एनसीएफ पहले हम लोग जानेंगे कि एनसीएफ 2005 एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ कह रहे हैं एन का मतलब होता है नेशनल, एन का मतलब क्या होता है नेशनल, सी का मतलब होता है कैरिकुलम, सी का मतलब होता है कैरिकुलम और एम का मतलब होता है फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो एनसीएफ 2005 में मुख्य बातें बताए गए हैं और एनसीएफ को कब लागू किया गया इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बता दूं कि एनसीएफ सबसे पहले 1975 ईस्वी में आया था। सबसे पहले कब आया था? 1975 में। एनसीएफ 1975 में आया और सेकेंड बार आया जब एनसीएफ उस समय उसका वर्ष 1988 था। दूसरा कहने का मतलब है कि पहला एनसीएफ 1975 में आया और दूसरा कब आया? 1988 में। और जब 1988 के बाद तीसरा एनसीएफ की बात की गई तो वो वाला 2000 का ईस्वी था। 2000 ईस्वी में एनसीएफ तीसरा बार लागू किया गया। एनसीएफ 2000 को जब संशोधित किया गया तो एनसीएफ 2005 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। 2005 में चौथी बार एनसीएफ लागू किया गया। बच्चों आप लोग जान लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि एनसीएफ कितने बार आते हैं। सबसे पहले एनसीएफ 1975 में आया, सेकंड बार 1988 में आया, दूसरा बार कब आया? तीसरा बार कब आया? और 2000 ईस्वी में आया और चौथा बार 2005 ईस्वी में आया। तो सीटेट 4 बार आए हैं। सीटेट 4 बार आए हैं। कितने बार आए हैं? 4 बार आए हैं। और सीटेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मुख्य टॉपिक हम लोग लेके आज क्लासेस चल रहे हैं एनसीएफ के बारे में। तो एनसीएफ एक दस्तावेज है, कहने का मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बताया गया है कि बच्चों को कैसे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ये क्या है? एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है बच्चों को क्या और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसका उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ सही सुने आप, रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, जिन्होंने समझौता और प्रगति निबंध जब लागू किए तभी एनसीएफ पूर्ण रूप से क्या हुआ? लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ। और संविधान एनसीएफ की बात किया जाए तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भी इसका चर्चा किया गया है भाषा के रूप में। इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसका प्रोफेसर यशपाल थे। इसका कहने का मतलब एनसीएफ का प्रोफेसर यशपाल से, जिसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का किया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया। हम लोग जान रहे हैं और एनसीएफ बताया जाता है। ये तो हम लोग मुख्य बातें पर ध्यान किए, जिसका मुख्य बातें हैं। आज हम लोग पूर्ण रूप से एनसीएफ के बारे में फिर से जानेंगे कि एनसीएफ कहता क्या है। एनसीएफ पहला पॉइंट में बताया गया है जिसमें बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। बच्चों को दैनिक जीवन से, किससे? तो दैनिक जीवन, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। कहने का मतलब है कि जो भी बच्चा पढ़ता है तो उसको अपने भावी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। कहने का यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित का बात आया। दूसरा पार्ट यहाँ कि बच्चे जो भी हो पाठ्य पुस्तक ना होकर क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए। हाँ सही सुने। पहला पॉइंट में है कि बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। दैनिक जीवन कहने का मतलब जो अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको दैनिक जीवन से जोड़िए और बताइए कि ये क्या है और क्या होता है। दूसरा पॉइंट में है कि जो भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए।
उसको बताइए कि बाल केंद्रित हो, मतलब बच्चे अलग अलग तरीके से देखें, चित्र देखकर पढ़ें, आसानी से पढ़ें। तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चों को रटन प्रणाली रटन रटन प्रणाली प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चों को आप आसानी से पढ़ाएं, रटन प्रणाली नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे को कुछ भी पढ़ाएं तो रटन कहने का मतलब रटने के लिए नहीं कहिए, उसको समझने के लिए कहिए। अगर बच्चा समझेगा तभी ज्यादा जानेगा, रटेगा तो कुछ दिन बाद वो आसानी से भूल जाएगा, जो ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या बताया था, दैनिक जीवन से जुड़ा जाए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, रटन प्रणाली से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और चौथा पॉइंट में बताया गया है जो विद्यार्थी होना चाहिए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या होना चाहिए, मूल्यों के प्रति आस्थावान होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए या तैयार किया जाना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय, चौथा पॉइंट में बताया विद्यार्थी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। कहने का मतलब है कि जो भी पढ़ाएं हम अपने देश के बारे में पढ़ाएं, देश से रिलेटेड होने चाहिए, नहीं कि अदर कंट्री के बारे में। हम लोग अगर भारत का बच्चा है तो भारत में क्या पढ़ रहा है, भारत के बारे में पूर्ण रूप से जानकारियां प्राप्त करें। और पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि विद्यार्थी को विभिन्न गतिविधियों से पढ़ाएं, विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। कहने का मतलब है विभिन्न गतिविधियों, कहने का मतलब है कि बच्चे अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो अलग अलग तरह डांस करके बता सकते हैं, बोलकर, खिलाकर, मतलब कहने का मतलब किसी भी तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो अलग अलग तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चा रोचक तरीके से सीखे। तो हम लोग पांच पॉइंट के बारे में देखे हैं। पहला पॉइंट में हम लोग बताए थे क्या कि दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट में हम लोग बताएं कि बच्चे जो पढ़े वो पाठ्य पुस्तक ना होकर कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि बच्चों को रटाना नहीं है बल्कि उसको समझाना है, रटाना नहीं बल्कि उसको क्या करना है, समझाना है। और चौथा पॉइंट में बताया गया कि जो विद्यार्थी हो वो अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए, ना कि अपने देश का विरोध करे। और पांचवा पॉइंट में बताया गया कि अनेक विद्यार्थी को अनेक कलाओं अपनाकर रोचक तरीके से विद्यार्थी को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, अलग अलग गतिविधियों से उसको पढ़ाया जाए। तो एनसीएफ के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे, एनसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे। और एनसीएफ का और कुछ भी बातें हैं। इसमें बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अब सक्रिय कहने का मतलब एक्टिव होना चाहिए। सक्रिय मतलब जो हम लोग दैनिक जीवन में, कहने का मतलब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे और उस समय क्रियाकलाप करेंगे। बालक क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अलग अलग तरीके से अलग अलग गतिविधि अपनाकर बच्चे क्या करे, पढ़ाई करे और खुद से करके सीखे। और क्या से, खुद से करके सीखे। हाँ सही सुने आप, खुद से बच्चे अपने आप स्वयं उसको छोड़ दीजिए, जो करना चाहता है उनको करे। आप उसको डांटना नहीं है, उसको मार नहीं सकते हैं, आप उसको फटकार नहीं सकते। कहने का मतलब बच्चे को जितना स्वतंत्र छोड़िएगा बच्चा ज्यादा सीखेगा। वही एनसीएफ हम लोग को कहता है, बताता है। एनसीएफ कह रहा है, एनसीएफ का कहना है कि खुद से सीखे, ना कि दूसरे पर वो आश्रित रहे, बच्चे खुद से सीखे। एनसीएफ यही बातें, मुख्य बातें पर क्या कहता है, चर्चा करता है। तो आज हम लोग एनसीएफ के बारे में जान रहे थे। इसमें हम बहुत सारे मुख्य बातें बताएं और आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक और रोचक क्लास लेकर। थैंक यू।